हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपके क्लास 12 का सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। पहला लेक्चर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड डाला था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज का आपका यूट्यूब पे ज्ञान ट्यूटोरियल की साइट पे पड़ा हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके इसको देख लें। सेकंड लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही, और वो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड टॉपिक। इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि कूलॉम्स लॉ ने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में क्या बताया, कितने टाइप के इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं, इन सारी कंडीशनों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इस टॉपिक के बारे में आज पढ़ा जाएगा। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलॉम का नियम पढ़ना है हमें विद्युत बल के अकॉर्डिंग। हाँ, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड टॉपिक। इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हमने पहले दो चार्ज बना लिए। ये पूरा फोर्स के बारे में बात की जा रही है। हमने दो चार्ज बना लिए यहाँ पे Q1 एंड Q2, और इनका बीच के डिस्टेंस जो है स्मॉल r माना। ये पहले कंडीशन बना ली। अब पहले फोर्स जो लगते हैं इस पे, वो दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक एट्रैक्टिव, दूसरा रिपल्सिव। एट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स क्या होता है? एट्रैक्टिव फोर्स को हिंदी में कहते हैं आकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स को कहते हैं प्रतिकर्षण बल। तो ये आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल यानी एट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स होते क्या है? तो एट्रैक्टिव फोर्स कैसे लगता है? एट्रैक्टिव फोर्स तब लगेगा जब एक चार्ज, ये वाला चार्ज हमारा पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज हमारा नेगेटिव है। मान लिया ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जब इनको किसी डिस्टेंस पे रखते हैं, कुछ दूरियों पे रखते हैं, तो ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं, यानी अनलाइकली चार्ज एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये आपका अट्रैक्टिंग फोर्स कहलाता है जब अट्रैक्ट करेंगे, यानी आकर्षण बल। अब सपोज दैट एक चार्ज आपका पॉजिटिव है और एक चार्ज आपका, दूसरा चार्ज भी आपका पॉजिटिव है, दोनों चार्ज आपके पॉजिटिव हैं। अगर दोनों चार्ज आपके पॉजिटिव हैं, तब उस कंडीशन में अगर हम डिस्टेंस उसी डिस्टेंस पे लाकर रखें, तो ये एक दूसरे से रेपेल करेंगे, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है हमारा रिपल्सिव फोर्स। होते दोनों स्टेशनरी चार्ज है, यानी रुकी हुई अवस्था में होते हैं, रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। लेकिन अट्रैक्टिंग फोर्स, रिपल्सिव फोर्स तभी लगता है जब हम दोनों को अगर पॉजिटिव निगेटिव लेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम दोनों पॉजिटिव ले लें या दोनों निगेटिव की बात कर ले, तो ये रिपल्सिव फोर्स का काम करेगा। ये दो टाइप के आपके फोर्स होते हैं। अब यहां पे अगर मान ली हमने जैसे कंडीशन में बना रखा है कि ये दोनों चार्ज को हमने पॉजिटिव ले लिया, ये चार्ज भी पॉजिटिव, ये भी चार्ज पॉजिटिव, तो तुरंत, अच्छा चार्ज हमने दोनों अलग डिफरेंट चार्ज लिए, सेम चार्ज नहीं लिए। अगर सेम चार्ज में अगर ले लिया जाएगा तो उसकी कंडीशन पे फोर्स निकलेगा। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव में अगर सेम चार्ज रखे जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लग जाता है, तो वहां पे डायपोल मोमेंट भी आ जाती है। वो आगे का टॉपिक है, वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या है, डिफरेंट चार्ज के साथ हमने देखा यहाँ पे इस पे लगने वाला फोर्स कौन सा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। ये बाहर की ओर यानी रेपल कर रहा है। और मान लिया जाता, और सपोज मान लिया था ये Q1 आपका निगेटिव होता एंड Q2 आपका पॉजिटिव होता, ये Q2 आपका पॉजिटिव होता, उसी डिस्टेंस पे हमने रखा होता, तब इनके बीच लगने वाला फोर्स जो होता हमारा, वो अट्रैक्टिव फोर्स हो गया होता। ठीक, पहले तो ये दो टाइप के फोर्स बताए गए थे। अब डेफिनेशन में बहुत सिंपल से डेफिनेशन लिखी है। पहली डेफिनेशन में इन्होंने कंडीशन में बताया है, स्टेटमेंट अकॉर्डिंग बताया है कि पहली कंडीशन ये कि दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? बल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, पहली कंडीशन। दूसरा कहा गया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनके बीच के जो दूरी है उसके स्क्वायर का, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है हिंदी में। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। ये दोनों हमने लिख दिया, कूलॉम्स लॉ ने ये दोनों को बताया ही बताया। अब ये चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, वो तो डिपेंड करेगा इन चार्ज के ऊपर, साइन पे। अब अगर यहां पे दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, लिखते हैं कंबाइनिंग
इन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को कंबाइंड कर दिए तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों को लिख दिया। यानी आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती की कंडीशन ये कूलम्ब्स लॉ को फॉलो करती है। लेकिन ये कूलम्ब्स लॉ तभी लग पाएगा जब चार्ज हमारे रेस्ट पोजीशन पे होंगे, यानी स्टेशनरी पॉइंट पे होंगे तभी लगेंगे, मोशन पार्ट में नहीं होने चाहिए। ये रेस्ट कंडीशन पे होंगे तभी होगा। और F इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर आप हटा दें तो यहां पे हम स्मॉल k से डोनेट कर देते हैं, स्मॉल k से Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये हमारा आया। ठीक है, वेक्टर फॉर्म से भी इसका फॉर्मूला यहीं पे बना सकते हैं, लेकिन अभी रहने दिए, वेक्टर फॉर्म का अलग से हम करके दिखाएंगे कि कैसे इसकी पूरी प्रूविंग होगी। स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब ये स्मॉल k है क्या, स्मॉल k क्या है उसके बारे में डिस्कस किया जाए। स्मॉल k, इसको नीचे वाला ये रफ कर देते हैं, ये आपको समझा दिया है। ठीक है, सपोज दैट ये हमने पहले फॉर्मूला दिया है स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये स्मॉल k दो पार्ट में, हम स्मॉल k की बात कर रहे हैं। स्मॉल k जो होता है वो दो जगह डिपेंड करता है। एक, अगर वैक्यूम या एयर हो तब फोर्स क्या होगा। सेकंड, आपका अगर कोई मीडियम हो माध्यम में तब इसका क्या होगा। स्मॉल के अगर किसी वैक्यूम में लिखा जाएगा तब इसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ही नाम होता है, इसको डोनेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ओके, तो इसकी जगह स्मॉल के यहां पे ये पुट किया जाएगा। अब जब स्मॉल के यहां पे ये पुट किया जाएगा तो जो इसका F का फॉर्मूला आएगा उसको F नॉट से भी लिख सकते हैं, F वैक्यूम भी लिख सकते हैं, F एयर भी लिख सकते हैं, और फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहीं से लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। एनी डाउट? चलिए ठीक है। अच्छा, ये आ गया। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो सॉल्व करने पे आती है 9 इंटू 10 की पावर 9। यानी ये F नॉट या F वैक्यूम 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर न्यूटन। ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक, ये वैक्यूम के लिए फॉर्मूला आ गया, यानी एयर में और वैक्यूम की कंडीशन में मीडियम, इसका फॉर्मूला जो फोर्स का होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का, वही आएगा। मीडियम की कहानी क्या है, अगर मीडियम में देखा जाएगा, मीडियम में जो आपका स्मॉल के होगा वहां पे फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एप्सिलॉन नाम से जानते हैं, लिख दिया यहां पे। और तब यहां पे इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा FM इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला निकालना है, इसका ये फॉर्मूला हम लोग को निकालना है कि मीडियम का फॉर्मूले को इसकी कंडीशन में निकाले जाए, वैल्यू में निकाले जाए, तो कैसे निकलेगा। चलिए, ये दोनों टॉपिक आपने नोट कर लिए पहले। ये फॉर्मूले आपके हैं वैक्यूम के लिए और इसके लिए। ठीक है, साफ आ रहा है। ठीक है, इधर से रफ करते हैं। अब जो कंडीशन आई है उसको देखते हैं। हमने एक कंडीशन बना ली जो फॉर्मूले में आई कि एयर के लिए या वैक्यूम के लिए जो फॉर्मूला आया वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन नंबर मान लिया आपने, थर्ड बना लिया। और मीडियम का जो फॉर्मूला आया बेटा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये आ गया आपका फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, अब ये दोनों जो फॉर्मूले आ गए हैं इनको आपस में डिवाइड कर दो। डिवाइड किया जाए Fm F0 अपॉन Fm, F0 अपॉन Fm यानी 2 से 1 को भाग दे दिया, सॉरी 4 से 4 से 3 को डिवाइड किया, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन होगा, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, क्योंकि यहां पे हमने एप्सिलॉन लिख रखा है और यहां पे एप्सिलॉन नॉट है। ओके, मीडियम का हमारा एप्सिलॉन है, पूरा का पूरा ये कैंसिल हो गया, यानी F0 अपॉन Fm इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। पहले ये मिला, अभी यही मामला नहीं थमेगा। अब कुछ डिफिनीशन, मीडियम और वैक्यूम के बीच में रिलेशन का एक डिफिनीशन, वो क्या है? वो डिफिनीशन है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक की डिफिनीशन। इट इज डोनेटेड बाय कैपिटल के से डोनेट करते हैं, और डिफिनीशन इसके फॉर्मूले पे बनी है, यानी एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये है क्या डिफिनीशन? द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम to the permittivity of free space is called dielectric constant. It is denoted by capital K. यूनिट इसकी कुछ नहीं होती, नो यूनिट नो डायमेंशन, सीधे सीधे फॉर्म में दोनों की यूनिट सेम होती, कट जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया के, यानी इसके हिसाब से अगर एप्सिलॉन का फॉर्मूला हम निकालें तो ये आ जाएगा के सी नॉट, के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे अगर Fm का फॉर्मूला आपको याद होगा तो था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहां एप्सिलॉन यहां पे क्या लिखा जाएगा? Fm इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। 1/K को बाहर कर दो अगर, तो ये पूरा फॉर्मूला आपका वैक्यूम का बन रहा है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला वैक्यूम का बन रहा है, यानी Fm इक्वल्स टू 1/K टाइम्स F वैक्यूम या F एयर। वो तो यहां से भी निकल सकता है, अगर इस कंडीशन में यहाँ पे इक्वल्स टू K लिख दो, क्योंकि इसका ही तो K होता है, तो कंडीशन वही आ रही है। यानी हमें जो पता है कि F वैक्यूम F मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू K, इन पे डिपेंडेंट था, तो इसका फॉर्मूला ये आ गया। ये 1/K टाइम हो जाता है फोर्स का, यानी कि किसी मीडियम में जाने के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू 1/K टाइम्स हो जाती है, यानी कम होती होगी, घट जाती होगी। ज्यादा अगर मान लिया कि एयर पे सोच लीजिए K की वैल्यू मान लिया आपका यहाँ पे 80 है, वाटर की क्या होती है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 80 होता है, मान लीजिए कैपिटल K की वैल्यू 80 है, और यहाँ पे हमारा 800 न्यूटन आ रहा है। तो मीडियम में आने के बाद क्या होगा? वैक्यूम में तो हमारा 800 न्यूटन है, तो 800 बाई यहाँ पे तुमने कर दिया कितना, 80, कैंसिल आउट कर देंगे, कितना गया, 10 न्यूटन हो गया, यानी 800 न्यूटन से कम होके 10 न्यूटन रह गया। वाटर में आने के बाद इसकी इतनी वैल्यू कम हो गई। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है किसी मीडियम में जाने के बाद उसका मान कम होता है। हिंदी में भी बताया था, इसको परावैद्युतांक कहते हैं। डेफिनेशन अगर हिंदी में पढ़ना चाहोगे तो क्या कहोगे? इसको निरपेक्ष की वैद्युशीलता कहते हैं, इसको निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं।
तो निरपेक्ष की वैद्यशीलता और निर्वात की वैद्यशीलता के अनुपात को ही परावैद्यतांक कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे फॉर्मूले आए थे दोनों के। अब इसके बाद हम वेक्टर फॉर्म से पहले प्रूफ कर देते हैं, तब आगे की बात बताते हैं। वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म से इनको निकाला जाए। वेक्टर फॉर्म से क्या आएगा, यहां पे एक ग्राफ बनाते हैं। मान लिए एक चार्ज यहां पे आपका Q1 है, दूसरा चार्ज आपका यहां पे Q2 है। ये दो चार्ज हैं, ये पोजीशन O है, ओरिजिन पॉइंट है, यहां से इसकी डिस्टेंस और यहां से इसका डिस्टेंस, ये हमने मान लिया R1 है और ये R2 है। इनके बीच का फोर्स बताना है। अब दोनों चार्ज अगर आपके पॉजिटिव ले लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में आप वेक्टर फॉर्म को दिखाना चाहते हैं, दोनों से सेम निकलता है। अगर वेक्टर फॉर्म इसको पॉजिटिव ले लेते हैं तो इनके बीच फोर्स लगेगा बाहर की ओर, रेपल फोर्स करेगा। अच्छा, इसके डिस्टेंस को सपोज कर लिया हमने R है, लेकिन इधर वाले कंडीशन में यहां वाला जो फोर्स लगेगा Q1 के अकॉर्डिंग जो Q2 पे लगेगा वो वेक्टर F12 कहलाएगा, F12। और जो इस साइड फोर्स लगेगा वो Q2 Q1 पे लगा रहा है तो F21। इसी तरह इनका यूनिट डिस्टेंस पोजीशन जो होगी वो R12 कैप कहलाएगी और यहाँ पे R21 कैप। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसी बुक में आपका ये लिखा रहता है यहाँ पे R21 और R12, तो पोजीशन को शो करता है, दोनों ही चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ जो फॉर्मूला होता है वो लिखें। वेक्टर F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 मॉड का स्क्वायर R12 कैप। डायरेक्शन शो करने के लिए इसीलिए यहाँ पे R12 कैप बताया गया कि ये फोर्स इसके ऊपर रेपल, वो फोर्स इसके ऊपर रेपल, तो R12 कैप ये लिखा। अब R12 कैप होता क्या है, तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर की डिफिनीशन, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कोई भी चीज का यानी वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये लिखा जाता है। इसको उठा के इसमें रख दें, F12 इसके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 मॉड का स्क्वायर और यहाँ पे R12 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R12, यानी साथ में लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 मॉड का होल क्यूब और यहाँ R12 वेक्टर। अब यहां पे जब इतना लिख लिया है तो एक चीज और लिख लीजिए, R12 क्या होता है, यहाँ पे R12 कैप। R12 कैप का मतलब होता है, देखो ये इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। कभी भी 1 से 2 कहते हैं तो यानी इनिशियल टू फाइनल, जहां से चलना शुरू कर रहे हैं यहां पहुंच रहे हैं, तब उस कंडीशन में लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। यानी R12 का मतलब हुआ कि R2 माइनस R1, जिस पोजीशन से बात की 1 2, तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये R12 यहाँ पे लिखा गया, यानी इसका डिटरमिनेंट फॉर्म लिख देंगे R12 मॉड में, तो ये लिखा जाएगा R12 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसका मॉड बन के निकाला तो यानी इसकी वैल्यू हमने लिख रखी यहां से यहां तक की स्मॉल r है। ठीक, स्मॉल r है। हाँ, तो फॉर्मूला बन के आएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा F21 12, तो क्या हो जाएगा F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का क्यूब, इसको R रिलेट कर लिया गया है, R बता दिया गया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है, और यहाँ पे
R2 माइनस R1। ठीक, सेम कंडीशन F21 की भी हो जाएगी। अगर F21 का फॉर्मूला लिखें तो सेम कंडीशन जैसे इसको निकाला है वैसे वो भी निकलेगा। क्या निकल के आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब, या यहाँ पे आप लिखना भी चाहते हैं तो पहले एक लाइन लिख लीजिए, R21 मॉड का स्क्वायर R21 कैप। अब सॉल्व करो इसको तो पूरी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा R1 माइनस R2। ये आपका सेकंड कंडीशन आ जाएगी। ये दूसरी इक्वेशन होगी, यानी फर्स्ट इक्वेशन इसको लेट कर लेना, सेकंड इसको लेट कर देना। अब हमें निकालना है इनमें फोर्स के बारे में बताना है, तो दोनों को ऐड कर दो। दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, लेकिन निकालने के लिए F12 प्लस F21 ऐड कर दो। जो दोनों में कॉमन है वो तो बाहर लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब। इसके हिसाब से मिला यहाँ पे R2 माइनस R1, और यहाँ पे प्लस का R1 माइनस R2। अगर ध्यान से देखें तो सारे के सारे कैंसिल हो गए, आ गया F12 प्लस में F21 0। F12 प्लस में F21 इक्वल टू 0, यानी कि सिंपल सा फंडा F12 इक्वल टू माइनस का F21 वेक्टर फॉर्म में। तो ये है हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स या इक्वल एंड अपोजिट पोजीशन। ये हमारा जो होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डोनेट करता है, बताता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी F12 इक्वल टू माइनस का F21, ये फॉर्मूला आया। दूसरी चीज ये पता चला कि इसका जो फोर्स होगा ये सेंट्रॉइड फोर्स में सम इनका 0 होगा। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं इनकी थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस के लिए कंडीशन पे। फिर आपको हम इसकी सुपरपोजिशन भी बता देंगे। सुपरपोजिशन के बारे में बात करेंगे। पहले जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग बात किया जाए। टाइप 1 क्वेश्चन जो होते हैं, ये केस 1 कह दे, टाइप 1 कह दे, कंडीशन होता क्या है, हमसे कभी कभी कहता है कि चार्ज आपके इक्वल हैं, Q1 Q2 सेम है, डिस्टेंस R1 ये R था, और इसका डिस्टेंस जो है हमने चार्ज वही रखा, लेकिन इसका डिस्टेंस जो है हमने R2 जो है वो डबल कर दिया। अगर डिस्टेंस को डबल कर दें, यानी इसके दूरी को डबल कर दें या आधी कर दें, तो इनके फोर्स के ऊपर, इसके फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले इसके अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, एफ का फॉर्मूला देखो, सिर्फ हमें यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज में कोई चेंजेस नहीं है, चार्ज हमारे फिक्स हैं। तो जब चार्ज को फिक्स कर गया तो रिलेशन खाली डिस्टेंस के साथ देखो, तो डिस्टेंस के साथ रिलेशन पढ़ा हमने 1/में Fr², 1/में R², यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक, तो इनका जो रिलेशन ये पढ़ा है, इससे अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला बन के क्या आ जाएगा, F/F डैश, F/F डैश R डैश अपॉन R का होल स्क्वायर। ये तो आएगा। अगर ये फॉर्मूला पढ़ा है किससे का, इसका दो स्टेटमेंट में कि इनकी दूरी के वर्ग के विद्युत कर्मानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, तो यानी पलट के लिखा भी है। बाकी चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं, चार्ज तो कांस्टेंट थे, सेम थे, चेंज ही नहीं हो रहे थे। तो अब इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला बन के आ जाएगा
एफ रहेगा, एफ डैश रहेगा, यहाँ पे आर डैश हमारे पास 2r है और ये r है, इसका होल स्क्वायर है, कैंसिल कर दिया, यानी एफ डैश एफ अपॉन एफ डैश यानी 4 अपॉन में 1, यानी एफ डैश जो हो जाएगा वो 1/4 टाइम्स एफ हो जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम होता है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, ये होगा ना। सपोज दैट दूसरी कंडीशन कर लेते हैं भाई, यहाँ पे एक कंडीशन ये किया था, मान लो कि हमने दूसरी कंडीशन में कह देते हैं कि हमारा जो एफ डैश है, ये एफ डैश जो है इसकी दूरी हमने पहले से आधी कर दी, चार्ज जो ही रखे, Q1 प्लस का था, Q2 भी प्लस का था, रेपल फोर्स लग रहा था, एफ डैश यहाँ पे भी लग रहा था, एफ डैश यहाँ पे भी लग रहा था, और अब के बाद जो इसका R2 लिया या R डैश लिया, वो हमने 2r/2 ले लिया, आधा कर दिया, दूरी को हमने आधा कर दिया। ठीक है, दूरी को आधा कर दिया तो डैश से लिखा दिया, दूरी को जब आधा कर दिया तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एफ डैश अपॉन में एफ, जो डैश है तो आर डैश नीचे हुआ है, आर ऊपर हो गया होल स्क्वायर, तो एफ डैश अपॉन में एफ, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, r/2, आर की वैल्यू आर ही है, आर डैश की वैल्यू क्या है r/2, ये आर से आर कैंसिल हो गया, एफ डैश हमारा हो जाएगा 4 टाइम एफ, यानी फोर्स टाइम जो है फोर्स बढ़ जाएगा। डिस्टेंस को आधा, जितना गुना कम करते जाओगे, रिड्यूस करते जाओगे, उतना फोर्स नेट टाइम्स बढ़ता जाएगा, जितना डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे उतना ही फोर्स उसका कम होता जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बशर्ते कि चार्ज आपका सेम रहे, चार्ज में कोई चेंजेस ना किया जाए। दूसरी कंडीशन ये मान ली जाए कि चार्ज हमारे चेंज हो रहे हैं, चार्ज हमारे चेंज हो जा रहे हैं और डिस्टेंस हमारे सेम है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं, चार्ज सेम हमारे चेंज हो जा रहे हैं। तो हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला लिखते हैं एफ डैश अपॉन एफ इक्वल्स टू Q1 डैश Q2 डैश Q1 Q2, ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले से जैसे कि हमें यहाँ पे दे देता है कि Q1 डैश हमें दे दिया 2Q, Q2 डैश दे दिया हमें 2Q, Q1 2Q2, 2Q1 2Q2, तो उस कंडीशन में अब क्या हो जाएगा, एफ डैश अपॉन में एफ, Q1 डैश यहाँ पे 2Q1 2Q2, नीचे Q1 Q2 कैंसिल, एफ डैश फोर्स हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा एफ, यानी चार्ज को बढ़ाने पे फोर्स भी बढ़ेगा, चार्ज जितना बढ़ाते जाओगे फोर्स उतना बढ़ता जाएगा, चार्ज जितना कम करते जाओगे, मान लिया हमने Q1 डैश इक्वल्स टू Q/2 कर दिया और Q1/2 कर दिया, और Q2 डैश जो हमने कर दिया है वो Q/2 कर दिया, Q2 डैश Q2/3 कर दिया। लो चेंज कर देते हैं, नहीं तो कहोगे सर जी बार बार वही करवा दे रहे हैं आप, Q2 डैश जो है वो Q2/3 हो गया। तो अब यहाँ पे एफ डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन, कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरा फॉर्मूला ना लगाना, एफ डैश अपॉन एफ Q डैश Q1 डैश Q2 डैश Q1 Q2, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 की यहाँ पे लिखा जाएगा Q1 डैश Q1/2 Q2/3 Q1 Q2 F डैश बाई F, तो यहाँ Q1 Q2 कैंसिल हो गया, यानी F डैश 1/6 टाइम F हो जाएगा। ये देखिए प्रोडक्ट ही में तो है, ऐसे बनते चले गए। ठीक है, थर्ड स्टेप पे आ जाए, तीसरे स्टेप पे आ जाए। तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, यानी तीसरी कंडीशन, मान लिए चार्ज भी बदल रहे हैं और डिस्टेंस भी बदल रहा है।
चार्ज भी बदल रहे हैं और डिस्टेंस भी बदल रहा है। Q1 Q2 Q1 Q2 हमारा डिस्टेंस आ रही है, अभी फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे लग रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम लगाया, रब अप किया, कोई चार्ज ला के दिया, ये चार्ज निकाल लिया गया, डिस्टेंस को चेंज कर दिया गया, इसका R डैश हमारा हो गया है 2R और Q1 हमारे पास Q1 डैश 2Q1, Q2 डैश हमारे पास 2Q2। और तब कह रहा है कि इसका फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, F डैश पे क्या इफेक्ट पड़ा वो बताइए। तो अब दोनों को मिला के फॉर्मूला ले देना, F डैश अपॉन में F डैश का फॉर्मूला है Q1 Q2 अपॉन में R डैश का स्क्वायर डैश में, और इसका है Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक, देखिए अब क्या है वैल्यू, F डैश रहने दिया, F को F रहने दिया, Q1 डैश 2Q1, पहले एक पास लिख देते हैं, Q1 डैश Q2 डैश अपॉन में Q1 Q2 एक पास, ये R ऊपर आ गया, R अपॉन R डैश का होल स्क्वायर एक पास। अब वैल्यू पुट कर दें, Q1 डैश है 2Q1 2Q2 Q1 Q2 R और R डैश जो है वो 2R का होल स्क्वायर, ये गया 4 इंटू 1/4 F डैश अपॉन F, ये गया, यानी कितना आ गया हमारे पास, F डैश जो होगा वो 4 टाइम्स F हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स F हो जाएगा। ये F के बाद जब पढ़ लिया ये इसकी कंडीशन में, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मान लीजिए कि ये वैक्यूम में था, डिस्टेंस R है, Q1 है एंड Q2 है, और फिर लेके आए, ये वैक्यूम पार्ट था, वैक्यूम में था यानी एयर में था, तब उस समय इसका फॉर्मूला F नॉट या F लिख के कर देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। फिर उठाया हमने इसको और इसको हमने किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में यानी कि वाटर में, किसी मीडियम में डाल दिया, कोई मीडियम में आ गया, वाटर में इसको देखा जा रहा है, Q1 एंड Q2, डिस्टेंस हमारा वही R, फोर्स F डैश हो गया, तब इसका फॉर्मूला आ जाएगा F डैश इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। दोनों को आपने डिवाइड किया गया, F डैश अपॉन में F, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। वैक्यूम वाला कट गया पूरा, से बचा जो कि फॉर्मूला प्रूव आपको किया था अभी 1/K, यानी F डैश इक्वल्स टू F/K। अब आपकी F की जो भी वैल्यू होगी वो यहां पे रख दोगे, F की जो भी वैल्यू होगी वो यहां पुट कर दिया गया। सपोज दैट F हमें यहां पे दे दिया गया है, F हमें दे दिया गया है 480 न्यूटन, और वाटर है, मीडियम में देखा जा रहा है, मीडियम में इसका जो है K की वैल्यू जो होती है वो होती है 80। तो जब 80 होती है तो यहां पे रखो F डैश 480 अपॉन में 80, न्यूटन में काट दें, 6 न्यूटन बचा खाली वाटर में इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टाइप से हमारे इसके फोर्स निकाले जाते हैं। तो ये आपके
कंडीशन में ये बताया गया है हमने कि कितने टाइम क्या होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, तो उनको कैसे पता लगेगा वैक्यूम के साथ क्या डायरेक्टिविटी का कांस्टेंट क्या हुआ, फर्क क्या पड़ा, या फिर आपका हमने डिस्टेंस चेंज करने पे बताया, या चार्ज की प्रॉपर्टी को चेंज करके देखा गया, चार्ज को अगर चेंज करते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ा, ये इनकी कंडीशन निकल गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन के बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कि दो चार्ज लिए जाएंगे, दोनों चार्ज के तीसरा चार्ज दिया जाएगा, उस तीसरे चार्ज को हम कहाँ रखें कि फोर्स बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। दो चार्ज से रिलेटेड देखा जाएगा। फिर एक इक्विलेटर ट्रायंगल लेंगे, इक्विलेटर ट्रायंगल पे रखने के बाद एक तीनों चार्ज को इक्विलेटर ट्रायंगल पर रखेंगे जिनकी साइडें बराबर होंगी। फिर एक चौथा चार्ज तुम्हें देंगे, वो तीन चार्ज तो रखे हुए हैं, वो चौथे चार्ज को हम इसके सेंटर पे रखें तब उसका इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, किसी एक वर्टेक्स पॉइंट पे किसी एक शीर्ष पे रखें तब उसका क्या होगा, उसको देखा जाएगा। फिर स्क्वायर वाले शेप में देखा जाएगा। स्क्वायर वाले शेप में भी यही होगी कि हमें चारों साइड स्क्वायर होंगे, और उन स्क्वायर के बाद में जो है कहा जाएगा कि इसके सेंटर पे अगर कोई चार्ज रख दिया जाए तब उसका इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा, या किसी कॉर्नर पे रख दिया जाए, किसी वर्टिक्स पॉइंट पे रख दिया जाए तब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगी। तो उसको करने के बाद ये टॉपिक आपका थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, तो इसी टाइप से आप इसको देखते चलिए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, किसी से टॉपिक को पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसके बारे में लेक्चर हम बना देंगे। ठीक है, थैंक यू।